हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, जो कि आपके एलएनएमयू के एग्जाम में पेपर 1 में ग्रुप डी को कवर करता है। आपकी ग्रुप डी में आपका 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2023 के एग्जाम के लिए। पहला है आपका गॉथिक नॉवेल, दूसरा है द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और तीसरा है आपका हिस्टोरिकल नॉवेल। इन तीनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो इसमें से कोई एक न एक आपका आ ही जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो एक हम आपको कवर कर दिए गॉथिक नॉवेल, इस लेक्चर में हम द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को कवर करेंगे और होगा तो मैं एक हिस्टोरिकल नॉवेल को भी कवर कर दूंगा, ठीक है। तो द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है, तो देखिए इसको पॉइंट्स वाइज आप डिफाइन कीजिएगा सारे के सारे, जिसमें इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम ओरिजिन देखेंगे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम कैसे पड़ा था, इसका ये होता क्या है, इस सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कवर करते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है, A stream of consciousness is a style of technique of writing। ये एक लेखन लिखने की एक तरीका है, एक यूनिक स्टाइल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे नोवेल लिखा जाता है तो नोवेल में एक यूनिक तरीके से इसको लिखा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, जिसमें क्या दिखाया जाता है, दैट ट्राइज ऑफ कैप्चर द नेचुरल फ्लो ऑफ अ कैरेक्टर। जो कि क्या दिखाता है, एक कैरेक्टर को, नॉवेल वगैरह में कैरेक्टर होते हैं तो उसमें क्या दिखाया जाता है, कैरेक्टर के नेचुरल फ्लो, थॉट का नेचुरल फ्लो, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसके फ्लो को दिखाया जाता है, लाइन बाई लाइन वो क्या सोचा जा रहा है उसके द्वारा, वो कहाँ की बातें क्या सब सोच रहा है उसको दिखाया जाता है। एक्सटेंडेड थॉट प्रोसेस, इसके थॉट प्रोसेस को बताया जाता है कि उसके जो कैरेक्टर होते हैं, एक नॉवेल में कैरेक्टर होते हैं और उस कैरेक्टर के द्वारा वो क्या चीज़ सोच रहा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में वो क्या सोच रहा है उसके बारे में दिखाया जाता है। उसके माइंड के अंदर जाके एक जो लिखते हैं उसके माइंड के अंदर की एक्टिविटी को कैप्चर करने की कोशिश करती कि वो क्या सोच रहा होगा, ये क्या लिख रहा होगा, ऐसे बारे में। और ये लिखते ही जाते रहते, वो इसमें कोई ये ध्यान नहीं रखा जाता कि इससे कहानी बने, इससे कुछ इंटरेस्टिंग बने, बस वो क्या सोच रहा है, चाहे वो बेतुकी की बातें सोचे या कुछ भी सोचे, बस उसके थॉट को, उसके जो चल रहा है उसके दिमाग में, उसको कैप्चर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज कॉइन्ड फर्स्ट टाइम बाय, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो नाम दिया गया, ये सबसे पहले कॉइन किसके द्वारा किया गया था, तो उसका नाम है विलियम जेम्स के द्वारा, ठीक है। जिसका जन्म तिथि मतलब 1842 से लेके उसका जो एज रहा था 1910 तक का, ठीक है, वो इतने वर्ष तक जीवित रहे थे। तो विलियम जेम्स की बात करें तो वही इस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वर्ड को कॉइन किए थे इन हिज बुक, वो अपने बुक में, कौन बुक में, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक में सबसे पहली बार इस वर्ड का यूज किए हुए थे। जो कि जेम्स जो थे वो क्या है, एक अमेरिकन फिलोसफर थे और वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो वो जो है एक बुक लिखे थे द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसी में द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का वर्ड का यूज़ किए हुए थे। बट इन 1988 1918 में मे सिंक्लेयर फर्स्ट अप्लाइड द टर्म ऑफ लिटरेरी कंटेक्स्ट व्हेन डिस्कसिंग डोरोथी रिचर्डसन नॉवेल। लेकिन सबसे पहली बार इंग्लिश लिटरेचर में ये वर्ड कब आया था, तो मे सिंक्लेयर नाम की जो नॉवेलिस्ट है वो क्या की, वो पहली बार इस टर्म का यूज़, पहली टर्म इस यूज़ का किस कंटेक्स्ट में किया था, जब वो एक नॉवेल पढ़ रही थी, और किसका, डोरोथी रिचर्डसन का एक नॉवेल पढ़ रही थी। तो उसको नॉवेल के पढ़ने के बाद उसमें उसको क्या लगा था कि ना इसमें कुछ कहानी बन रहा है, ना कुछ बन रहा है, ना इसमें कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, बस एक इंसान के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में क्या कर रहा है, उसके बारे में उसकी बेतुकी बातें की भी चर्चा की जा रही है, कभी यहाँ की बात कभी वहाँ ले जाती है, वहाँ की बात कभी फ्यूचर का पास्ट में, कोई कहानी नहीं बन रहा है, बस एक माइंड के थॉट को बताया जा रहा है। तो मे सिंक्लेयर इसका ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम इंग्लिश लिटरेचर में लाई थी, ठीक है। उसके बाद डोरोथी रिचर्डसन फर्दर डेवलप एंड इट्स बिकम पायनियर ऑफ इट। और डोरोथी रिचर्डसन जो थी, अभी जो जिसके बारे में बात की है, डोरोथी रिचर्डसन जो है ना, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को डेवलप करने में इसको अगुआ माना जाता है, पायनियर माना जाता है, ये इसको बहुत ही आगे लेके गई थी, ठीक है। अब इसके बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला, ए टेक्निक गिव रीडर द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग इनसाइड द माइंड्स ऑफ द कैरेक्टर। क्या है ये जो टेक्निक है रीडर्स को, ये जो है, ये जो नॉवेलिस्ट होते हैं जो लिखते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो रीडर्स पर एक इम्प्रेशन छोड़ना चाहते हैं, किस चीज़ का, कि कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, उसके माइंड के इनसाइड, कैरेक्टर के माइंड के अंदर क्या चल रहा है, वो इस टेक्निक के माध्यम से, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहते हैं। उसके बाद दूसरे में है एक्सप्रेसिंग इन वर्ड्स द फ्लो ऑफ कैरेक्टर। और वो जो है जो राइटर होते हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं, जो कैरेक्टर के माइंड में जो फ्लो चल रहा है थॉट का, उसको वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। उसके बाद थॉट ऑफ अ फीलिंग इन देयर माइंड्स, उसके माइंड में क्या थॉट, ये क्या फीलिंग कैसे कैसे चल रही है, उसके फ्लो को एक्सप्रेस करना चाहते हैं,
ठीक है। उसके बाद उसके इंटरनल व्यू को दिखाना चाहते हैं, कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है इंटरनली, उसके माइंड कहाँ से कहाँ जा रहा है, पास्ट से फ्यूचर जा रहा है, कैसे कैसे क्या कुछ हो रहा है, वो इसमें दिखाया जाता है। ये सबसे इससे ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद है प्लॉट एंड मोटिवेशन, और उसके प्लॉट और मोटिवेशन को भी बताया जाता है कि वो जो सोच रहा है उसका मोटिवेशन क्या है, उसका थीम क्या है, उसको प्लॉट क्या है। नॉवेल रिवील द थॉट इनसाइड द कैरेक्टर, वो कैरेक्टर के जो इनसाइड उसके थॉट, जो उसके इनसाइड में जो थॉट चल रहा है, उसके माइंड में जो थॉट चल रहा है, नॉवेल जो थॉट चल रहा है वो कैरेक्टर में, उसका प्लॉट क्या है, वो ऐसे ही बात कर रहा है या फिर कोई उसका प्लॉट है, कोई उसका जर है जो ऐसे बात कर रहा है। लेकिन यही सब के बारे में वो पकड़ने की जो होता है ना नॉवेलिस्ट, वो कोशिश करता है और उसी के बारे में लिखते जाता रहता है, ठीक है। ऐसे नॉवल में कोई आपको कहानी ज़रूरी नहीं कि मिल जाएगी कोई कहानी की तरह बन रहा है, वो कुछ भी बात कहीं का किसी का बात हो रहा है और कहीं ले जाएगा इसे, ऐसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे नॉवेल वगैरह में, ठीक है। अब इसके कुछ बात करें, इसमें देखिए एक मिलता जुलता वर्ड आता है इंटीरियर मोनोलॉग। बोला जाता है कि इंटीरियर मोनोलॉग और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दोनों एक होता है, जबकि ऐसा नहीं है, उसमें कुछ कुछ से डिफरेंसेस होते हैं। तो इंटीरियर मोनोलॉग में देखिए ऐसा होता है कि एक नैरेटिव टेक्निक, ये एक नैरेटिव टेक्निक है, एक नैरेट करने का एक टेक्निक है, जो कि इन विच पर्सन टॉक हिमसेल्फ, जिसमें क्या करता है, जो पर्सन होता है, जो कैरेक्टर होता है, वो खुद से बातें करता है। एंड उसके बाद क्या है, एंड लुक्स मैड बट एंड एक्चुअल ही इज़ नॉट मैड। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है, जो कैरेक्टर होता है, वो खुद से बातें करता है और ऐसा लगता रहता है कि वो पागल है, जबकि वो एक्चुअल में पागल नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद से बातें करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, जो कि अच्छी बात होती है। खुद से बातें नहीं करेगा तो कि हमेशा दूसरों से बातें करेगा तो खुद के बारे में कब जानेगा। तो ये खुद से बातें करना बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है ना। तो इसमें क्या होता है, इंटीरियर मोनोलॉग का मतलब यही है, जो खुद से बातें करता है लेकिन लगता रहता है किसी किसी को पागल, जबकि वो पागल नहीं होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टी एस इलियट का द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रोक। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये इंटीरियर मोनोलॉग का। उसमें आप पढ़िएगा तो देखिएगा इसमें कैसे बातें की जा रही है, उसको अच्छे से डिटेल में इसमें बताया गया है। अब इसके फेमस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के राइटर्स की बात करें तो सबसे पहला इसमें है वर्जीनिया वुल्फ, उसके बाद डोरोथी रिचर्डसन है, इसके बाद जेम्स जॉयस है, उसके बाद फाइडर डोस्की है, उसके बाद सैमुअल बेकेट एंड विलियम फॉकनर। ये 6 जो है बहुत ही फेमस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लिखे के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए फेमस एग्जाम्पल की बात करें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, तो उसमें सबसे पहला आता है यूलिसेस का, जो कि 1922 में लिखा गया था जेम्स जॉयस के द्वारा। उसके बाद है मॉली जो कि 1951 में सैमुअल बेकेट के द्वारा लिखा गया। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड 1864 में, जो कि फाइडर डोस्की के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद मिस डोलोवी जो कि 1925 में वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया था। एज आई ले डाइंग 1930 में लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद ये दोनों वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा, ये देखिए यहाँ पे एज आई ले डाइंग 1930 में लिखा गया और द साउंड एंड द फडी 1929 में लिखा गया। ये दोनों जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो किसके द्वारा लिखा गया, विलियम फॉकनर के द्वारा। और पिलग्रिम ये जो है वो डोरोथी रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया था। तो ये कुछ फेमस एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो इसमें अपने तरफ से आप कुछ जोड़िएगा ताकि और बड़ा आपका आंसर लगे और थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो ये काफ़ी है इतना के लिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए। तो इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और इसमें बस एक बचा है हिस्टोरिकल नॉवेल। इसके बाद आपका 3 ग्रुप पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान दीजिए क्योंकि वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, 30 नंबर का। तो चलिए इसी के साथ मस्त से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी है टाइम आपका।